नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि किसी भी अपलोड की सीधे सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में राष्ट्रवाद का एक ऐसा ऐसा युवा चेहरा, ऊर्जावान चेहरा, जिन्हें नाम के अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है। अनुपम के सिंह। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश सर, आपको ये मंच मुझे उपलब्ध कराने के लिए। प्रारब्ध को मैं बहुत दिनों से देखता रहा हूँ और एक तरीके से यहाँ पे आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। ये स्नेह है आपका प्रारब्ध के लिए। अनुपम जी, इस समय अगर कहा जाए, हालांकि कोई तुलना नहीं है, न तो कोई तुलना हो सकती है, न मेरा कोई ऐसा इरादा है कि मैं ऐसी तुलना करूं, लेकिन जी दो भगवाधारी पिछले कुछ घंटों से लगातार चर्चा में हैं, अगर मैं कहूं तो। एक अपने आप को शंकराचार्य कहने वाले अभिमुक्तेश्वरानंद, दूसरी तरफ 25 करोड़ आबादी के निर्वाचित दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। दोनों चूंकि भगवा वेशी हैं, मैं तुलना नहीं कर रहा, लेकिन एक अपने किस काम के जरिए इस समय चर्चा में है, और दूसरी तरफ 25 करोड़ आबादी के संरक्षक युवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चार देशों की 2 देशों की 4 दिनों की यात्रा, कल सिंगापुर पहुंचे। हम सिंगापुर में उन्हें किसने भाई कहा, कितना उनका स्वागत हुआ, क्या ऑरा है, ये हम सबने देखा है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर एक मुख्यमंत्री 1 ट्रिलियन इकोनॉमी अपने प्रदेश की बनाना चाहता है तो उसके लिए उसे काम करना होगा। योगी आदित्यनाथ का ये काम का दौरा है। ये अलग बात है कि अखिलेश यादव के तंज अपनी जगह हैं जो उनके स्तर को बताते हैं। योगी आदित्यनाथ 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, कांग्रेसी इकोसिस्टम ने पहले उनका नाम खोजा अजय कुमार बिष्ट, एक उनका स्तर था। उसी के साथ ये कहा गया कि अरे साहब, ये घंटा बजाने वाले आदमी, ये कहाँ विकास, इनका क्या मतलब है। और भारतीय जनता पार्टी ने योगी को केवल और केवल इसलिए मुख्यमंत्री बनाया कि वो कट्टर हिंदुत्व के चेहरे जी हैं या उनको चेहरा बनाया जा रहा है। लेकिन पिछले 2 टर्म में उत्तर प्रदेश जिस तरीके से विकास की गति को आगे बढ़ा रहा है, आज एक उत्तर प्रदेश वासी को गर्व होता है साहब कि गंगा एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद 60% से ज्यादा एक्सप्रेसवे की शेयरिंग ये उत्तर प्रदेश को है। मेडिकल कॉलेजेस हैं और तमाम ऐसी विकास की गाथाएं हैं। उसको एक दूसरे लेवल पर ले जाने के लिए अब खुद मुख्यमंत्री यूपी में इन्वेस्टर समिट कराते रहे हैं। उसकी सफलता हम सबने देखा है। प्रधानमंत्री ने 2 बार उसमें पार्टिसिपेट किया है। लेकिन अब सिंगापुर क्यों, सिंगापुर से कैसे शहरी प्रबंधन किया जाए, ये सीखने के लिए, ये जानने के लिए, उसी के साथ सिंगापुर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, उसके मुखिया से बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। जापान जाएंगे आईटी और ऑटोमोबाइल कंपनीज में। योगी जी का ये चेहरा क्या अब ये स्थापित नहीं करता है कि सनातन का एक सन्यासी, एक ऐसा पुरुष जो कि न सिर्फ सन्यासी है बल्कि पीठाधीश्वर है, जब सनातन का ऐसा कोई चेहरा विकास पर आता है, आधुनिक विकास पर आता है, तो वो एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बनता है जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है। ओवर टू यू प्लीज। जी जी। एक तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को देखकर या फिर उनकी वेशभूषा देखकर एक कई लोगों ने ऐसी छवि बना ली है कि नहीं वो तो पढ़े लिखे नहीं होंगे, वो महंत है तो उनकी जो आधुनिक शिक्षा, जो पाश्चात्य शिक्षा जो अभी आज की होती है, कि उसमें तो वो उनको कुछ भी एबीसीडी नहीं पता होगा। जबकि अगर योगी की आप डिग्रियां देखेंगे या फिर उन जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है अगर वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो तो मतलब गणित के बहुत बड़े जानकार हैं और उनको सारी चीजें पता है। उनको पता है कि हाँ एआई, मशीन लर्निंग, इसकी क्या महत्ता है, इससे क्या होता है। सर सबसे पहले तो किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए दो चीजें प्रमुख तौर पर चाहिए होती है। पहली तो है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी है लॉजिस्टिक्स। मैन्युफैक्चरिंग तो सबको पता है कि हाँ ये चाहिए होता है, फैक्ट्रियां अधिक से अधिक बनेंगी, उत्पादन जितना ज्यादा होगा उतना हम अग्रणी देशों में शुमार होंगे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कितना भी अधिक हो जाए, अगर लॉजिस्टिक्स नहीं है तो वो जो भी हम उत्पादन करेंगे वो चीजें बर्बाद होंगी। बर्बाद इसीलिए होंगी कि हमने मान लीजिए साबुन की फैक्ट्री लगा ली और साबुन बना लिया और साबुन बेचने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए सड़क ही नहीं है हमारे पास, रोड ही नहीं है, तो फिर कैसे हमारे उत्पाद जो है वो बिकेंगे। तो आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने कितनी
कितनी बड़ी रणनीति के तहत काम किया है। उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य में लॉजिस्टिक्स को सही किया। एक्सप्रेसवे जो है वो बने। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहीं कोई समस्या नहीं है। आप रात में एक बार निकल जाइए एक्सप्रेसवे पर और 5 मिनट के लिए रुक जाइए, बस आपको कम से कम 50 ट्रक आपके सामने से गुजरते हुए दिखाई देंगे। या कहीं आप सुबह में रुक जाइए, आप देखेंगे एक साथ लाइन में 50 ट्रक जो है वो लगे हुए हैं, रुके हुए हैं। शाम होने के बाद फिर वो अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। तो एक तरह से ये अर्थव्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश की, वो वहां के एक्सप्रेसवेज पे चढ़कर गतिमान हो रही है, मैं तो ऐसा कहूंगा। और मैं देख रहा था कि एक दिन, पहला ही दिन उन्होंने सिंगापुर में जो बिताया है, वो फर्स्ट डे का ही दौरा कितना प्रोडक्टिव रहा है, कितने बड़े बड़े निवेश आए हैं उत्तर प्रदेश में, कितने एमओयूज पर जो हस्ताक्षर हुए हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप ये देखिए कि योगी उससे सिंगापुर जो गए उस दिन आराम नहीं कर रहे थे। उस दिन वो आईआईटी कानपुर में आईबीएम के एक फंक्शन में थे, फिर मेरठ में प्रधानमंत्री की रैली थी, वहां पे जुड़े हुए थे। तो इस तरह से आप देखें तो वो लगातार एक तरीके से, जिस तरीके से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो देखते हैं, तो उसी परंपरा को वो योगी जो है वो एक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। सिंगापुर में उन्होंने देखिए आईटी, वहां पे जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, वहां पे दो चीजें सिंगापुर में सर प्रमुख है। एक तो है कि वहां का स्किल डेवलपमेंट, जिसको हम कौशल विकास यहाँ पर बोलते हैं, और दूसरा वहां का सबसे महत्वपूर्ण है वो है व्यावसायिक प्रशिक्षण का एक जो मॉडल है वहां पर, जो प्रोफेशनलिज्म है वहां का। क्योंकि सिंगापुर प्रति व्यक्ति आय में दुनिया के अग्रणी टॉप 3 देशों में जो है सो कि वो शुमार है। उसके अलावा सिंगापुर की अर्थव्यवस्था जो है वो अपने आप में बहुत ही समृद्ध, वो एक विकसित राष्ट्र जो होते हैं उससे भी ऊपर की आप एक अर्थव्यवस्था ले लीजिए, उससे भले वो 1 डिग्री ऊपर हो या 2 डिग्री ऊपर हो, लेकिन सिंगापुर का स्थान वो है दुनिया में। और वहां पर जाना, और एक चीज और मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि आज से लगभग 2004 की बात है। 2004 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते सिंगापुर गए थे, और वो भी 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को साथ लेकर सिंगापुर गए थे, और वहां पर उन्होंने भी ताबड़तोड़ दौरे किए थे। और इसका बहुत फायदा मिला था उन्हें। 2005 में जो गुजरात में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, उसमें बहुत फायदा मिला था। उसमें सिंगापुर से बड़ी संख्या में उद्योगपतियों ने और वहां के निवेशकों ने जो है सो की भागीदारी की थी। तो मुझे लगता है ऐसा ही कुछ बदलाव आने वाले कुछ सालों में, कुछ महीनों में यूपी में भी दिखाई देगा, जब सिंगापुर से निवेशक यहाँ पर आएंगे। सोचिए, वहां के प्रधानमंत्री स्वयं पोस्ट करके और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए बहुत अच्छा माहौल बना है और हमारी कंपनियां वहां पर निवेश कर रही हैं। और योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके इस फ्रूटफुल विजिट के लिए। उनका जो आगमन है वो एक तरीके से सार्थक हो उसके लिए, जब वहां का प्रधानमंत्री ही एक तरीके से कह रहा है कि हाँ भाई, वो कि योगी ऐसे नेता हैं, मान रहा है वो, वहां पर वो निवेश लेकर जा रहे हैं, तो फिर तो कोई संशय ही नहीं रह जाता है। और मुझे नहीं लगता, अभी बहुत से नेता हैं जो विदेश जाते आते हैं सूट बूट पहनकर, बहुत ऐसे नेता हैं, लेकिन पहली बार कोई नेता जो है वो, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि विवेकानंद के बाद भगवा वस्त्रों में पहली बार किसी को जो है विदेश में इस तरीके से भारत का नाम ऊंचा करते हुए लोग देख रहे हैं। तो अपने आप में ये मानिए आगे इसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से सिंगापुर से उन्होंने शुरुआत की है, पहले ही दिन सिंगापुर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये अथराइज्ड बॉडी है जो कि सिंगापुर के इन्वेस्टमेंट को मैनेज करती है सिंगापुर से बाहर यानी दूसरे देशों में, उसके चीफ से मिले। और उसके चीफ से मिलने के बाद आपने जो कहा कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने वो ऑफिशियल ट्वीट किया, तो ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि ये कोई दिखाना या फिर चलो हम कुछ कर रहे हैं इस तरह की चीजों का कोई सिग्नलिंग, ये नहीं। इसके पीछे एक थारो होमवर्क है और एक बाकायदे उन्होंने अपनी डिप्टी सीएम केशव मौर्य को भी यूरोप के दौरे पर भेजा है, 2 देशों का दौरा वो भी कर रहा है। यानी कि ये बिल्कुल कैलकुलेटेड, अच्छे से वर्कआउट, और इसमें तय चीजें हैं जिस पर आगे, जैसा आपने कहा कि कुछ दिनों में ये रिजल्ट दिखाई देगा। जी जी अब जरा पहले जी अब जरा उस भाव वाले पे बात, खाली भाव वाली बात भी मैं जोड़ दूं। आपने कहा कि चर्चा यहां तक चल रही है साहब की विवेकानंद जी के बाद ये दूसरी बार, तो ये सनातन की ब्रांडिंग है। और यहाँ मोदी वर्सेस योगी का चूरन बेचने का काम एक जो किया जाता है कई बार जो है अलग अलग धड़ों से,
तो ये है कि अपने लीडर का एक सफल मॉडल, जो आपने कहा 2004 वाला या वाइब्रेंट गुजरात वाला, अगर आप एक अपने ही लीडर के सफल मॉडल को अपना रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये तो टीम वर्क है, डबल इंजन है। अब वो चूरन बेचने वालों को तो कम से कम ये समझना चाहिए, है? जी, जी। इससे मैं तो ये कहूँगा कि ये एक जो परंपरा स्थापित की गई उसको आगे ले जाने का, ये उस क्रम को बिल्कुल। आगे बढ़ाने का एक तरीके से मैं इसको उस तरीके से लूँगा कि योगी जो है जो परंपरा स्थापित की गई उसको आगे लेकर जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए जो इन्वेस्टमेंट फर्म है टेमासेक होल्डिंग्स, उन लोगों के साथ सीएम योगी की बैठक हुई है। और प्रधान नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो भी इस कंपनी से मिले थे, उनका प्रतिनिधिमंडल भी मिला था। और उसके अलावा अभी जो यहाँ पर ये विवियन बालाकृष्णन का नाम जो है हम लोग काफी सुन रहे होंगे, जो वहां पर अभी विदेश मंत्री है। जब मोदी वहां पर गए थे तब वो ट्रेड मंत्री हुआ करते थे सिंगापुर के, और वो उनकी भी उनके साथ बैठक हुई थी। तो विवियन बालाकृष्णन जो है वो भी एक तरीके से सोच रहे होंगे कि देखो भाई 21 साल पहले 22 साल पहले एक व्यक्ति जो है वो आया था, और अब 22 साल बाद ये आए हैं। वो अब उस समय उनके पास एक राज्य की जिम्मेदारी थी, तो उसे लेकर वो थोड़ा सा वो थे। लेकिन सर मैं अंतर ये देख रहा हूँ कि गुजरात और यूपी में बहुत अंतर है। जो गुजरात है वो पहले से व्यवसायियों के एक प्रदेश के रूप में जाना जाता रहा है, जबकि बिल्कुल। उत्तर प्रदेश जो है वहां आप इन्वेस्टमेंट क्यों योगी आदित्यनाथ को इतने साल लग गए। मुझे लगता है इससे पहले शायद वो मॉरिशस गए थे, जब सीएम बने थे उसके कुछ ही दिन बाद। इतने साल बिल्कुल। क्यों लगे? वो तो 2017 में जब सीएम बने उसी समय वो अमेरिका भी जा सकते थे, ब्रिटेन भी जा सकते थे। ये 9 साल क्यों लग गए? 9 साल इसीलिए लग गए क्योंकि जो एक फैक्ट्री चल रही थी माफियाओं की उत्तर प्रदेश में, पहले उसको खत्म करना था। जो जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका था उत्तर प्रदेश में, एयरपोर्ट्स इतने ज्यादा बने हैं क्योंकि नहीं थे तभी बने। अभी जेवर एयरपोर्ट का भी अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो चर्चा अभी शुरू हो गई है कि मार्च में ही उद्घाटन होना है और स्वयं प्रधानमंत्री ही करेंगे। तो जेवर जी। एयरपोर्ट का कितनी बार दौरा किया योगी आदित्यनाथ ने, आप ये देखिए। उन्होंने एक व्यक्तिगत प्रोजेक्ट के रूप में इस चीज को लिया है। तो पहले एक तो माफिया राज खत्म करना था, नहीं तो मान लीजिए वहां से आकर निवेश हो ही गए और निवेशक के पास कल किसी नेता का मैसेज जा रहा है कि 2 डिफेंडर जरा लगा दो मेरे दरवाजे पे। क्योंकि ऐसा होते हुए मैंने देखा है, बिहार के उद्योगपति हैं मेरे जिले के ही बहुत बड़े, और वो एक जगह फैक्ट्री लगाना चाहते थे। तो मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव नहीं बताया, ऑडियो ऑडियो सब सुनाया, बजाते पूरा चैट दिखाया। और बिहार के ही एक नेता हैं, 200-300 किलो के होंगे, नाम तो मैं नहीं लूंगा। उनका ऑडियो उनके फोन पे पड़ा हुआ था कि ये नई वाली गाड़ी आई हुई है, बहुत अच्छी है, ये थोड़ा सा परसों देखिए कहाँ से आ सकती है, कैसे आ सकती है। तो इस स्तर पर जाकर चीजें जो है वो चलती है। अगर कोई व्यक्ति विदेश से आए भी और यहाँ भले ही वो भारतीय हो, वो फैक्ट्रियां लगाना चाहे या कोई निवेश करना चाहे तो इस तरह की चीजें सर होती रहती है। तो यूपी में ये इन 2 चुनौतियों से, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और माफिया राज, इनसे निपट कर आगे बढ़कर 9 साल योगी ने उसमें लगाए, इतनी बुरी स्थिति थी। और अब वो विदेश में जा रहे हैं और पहले ही दिन आप देखिए ना, पहले ही दिन 20,000 करोड़ रुपए के आसपास के वो प्रोजेक्ट्स पर हस्ताक्षर हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई बड़े बड़े वादे हो रहे हैं कि नहीं भाई हम चांद पर जाएंगे या फिर हम ये कुछ और करेंगे। ये देखिए जो एयरपोर्ट बन रहा है उसके आसपास जो निवेश होगा, उस टाउनशिप जो एक अंतर्राष्ट्रीय थीम्ड टाउनशिप है उसके लिए उन्होंने निवेश जुटाया है। उसके अलावा लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए उन्होंने निवेश जुटाया है। हाइपर स्केल डेटा सेंटर के लिए उन्होंने निवेश जुटाया है। उसके अलावा उन्होंने ये और भी ऐसी तरह की चीजों के लिए निवेश जुटाया जो आम लोगों के काम आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हवाई बातें जो है वो हो गई है, क्योंकि एमओयू तो बहुत अच्छे साइन होते हैं, लेकिन उन पर अमल करना वो एक अलग बात होती है। जी बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, जब वो लॉजिस्टिक पे काम कर रहे हैं तो उससे पहले इन्होंने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए हैं। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपने बनाए हैं, उसका चाहे बुंदेलखंड आप देख लीजिए, उस पर डिफेंस कॉरिडोर देख लीजिए। तो ये पहले एक अपने यहाँ आधारभूत इनिशिएटिव ले लेना और उसके बाद फिर उसको इनरिच करना, तो ये बताता है कि साहब ये हवा हवाई कोई सवाल ही नहीं। अब जरा सा ठेठ राजनीति पर आ जाते हैं। अखिलेश यादव 2027 के लिए शुरू हो गए हैं, ठीक है भाई, शुरू होना ही है। लेकिन अखिलेश यादव अगर 27 में इतने कॉन्फिडेंट हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि बम्पर सीटों से हम आ रहे हैं, फिर उन्होंने डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के सामने कटोरा काहे फैला दिया कि 100 विधायक लेके आओ,
और चीफ मिनिस्टर बन जाओ। अरे भाई, जब तुम खुद ही जीत रहे हो, बम्पर जीत रहे हो, तो 100 विधायक क्यों मांग रहे हो? ये कॉन्फिडेंस। और दूसरा, आपने ध्यान दिया होगा, अखिलेश यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिस्ट जी कहना शुरू किया है। एक तरफ काम डिलीवरी, चाहे वो सेंटर में हो, चाहे यहाँ 25 करोड़ आबादी। अच्छा, मैं 25 करोड़ आबादी बार बार इसलिए कहता हूं कि अगर अपने पूरे देश का सबसे बड़ा सैंपल साइज कोई हो सकता है तो वो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश का अगर हम उदाहरण लें तो लबोलुआब ये होता है कि हमने एक इतना बड़ा सैंपल साइज उठाया जो कि पूरे भारत की बात कहता है या भारत में बदलाव की बात करता है। क्या केंद्र में राहुल गांधी की तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी मान चुके हैं कि योगी के सामने काम के मामले में हम चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए पर्सनल अटैक करो, कोशिश करो उन्हें डिमीन करने की, या इस तरह के कि आपके यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मौर्य जी आप आ जाओ, पाठक जी आप आ जाओ, 100 विधायक लाओ। अरे भाई, जीत रहे हो तो जीत रहे हो, चुनाव मैदान का इंतजार करो। क्या कहते हैं? जी, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि विधायक माँग कर नहीं मिलते हैं। आपको ग्राउंड में मेहनत करनी होती है, लोग वोट देते हैं, तब आप जीतते हैं, तब आपके विधायकों की संख्या जो है वो बढ़ती है। ठीक है, अभी मैं ये भी सुन रहा हूँ कि आईपैक को लाया गया है वहाँ पर। आईपैक जो हम्म। प्रशांत किशोर से संबद्ध संस्था है, हालाँकि प्रशांत किशोर कहते हैं नहीं, नहीं आईपैक अलग है, मैं अलग हूँ। आईपैक को साइन करना है तो ये अमाउंट और मुझे साइन करना है तो ये अमाउंट। पता नहीं वो खुद को नारायण और नारायणी सेना टाइप का कुछ समझते हैं कि क्या है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन यूपी में उनको लाया जा रहा है। तो आईपैक को अक्सर तभी लाया जाता है जब नेता जो है वो इनसिक्योर होता है, तभी वो बहुत बड़ी पीआर एजेंसियों की तरफ भागता है कि क्या करें क्या नहीं करें। और अखिलेश यादव हम्म। कैसे गिनाए कि अपने समय में उन्होंने क्या काम किया था। उन्होंने अपने पिता, उनके कार्यकाल में उनके पिता की जो 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, आजम खान ने रामपुर में सारी जिम्मेदारी संभाली थी। पूरा रामपुर जाम हो गया था, विदेश से बग्घी मंगाई गई थी, उस पर वो निकले थे और 75 किलो का केक काटा गया था। तो उनके पास तो विकास के नाम पर यही सारे किस्से कहानियां हैं सुनाने के लिए। अतीक अहमद के कुत्ते से मुलायम सिंह यादव हाथ मिलाते थे, इसी तरह की चीजें हैं। कुछ सार्थक बताने के लिए तो इनके पास है ही नहीं। दूसरा सर, मुझे हम्म। ये लगता है कि तेजस्वी यादव का जो हश्र हुआ है बिहार में, उसके बाद से हम्म। अखिलेश यादव ने थोड़ी सी सीख उससे ली है। मैं मानता हूं, मैं अखिलेश यादव को तेजस्वी और राहुल गांधी से होशियार मानता हूं। कारण ये है कि एसआईआर का उन्होंने खुद फॉर्म भरा और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि आप लोग भी एसआईआर को ठीक से भरें और इसमें सहयोग करें। क्योंकि उन्होंने बिहार में देख लिया था क्या हश्र हुआ है एसआईआर का विरोध करने पर। वो कोई कुछ इन्होंने नारा चलाया था ना, तो राहुल गांधी ने भी वहां पे, हालांकि तेजस्वी को भी अंत अंत तक पता चल गया था कि नहीं नहीं, इस मुद्दे पे हम जो है सो कि वो नहीं जीत पाएंगे। और उत्तर प्रदेश में जब 2 करोड़ नाम कटे, पश्चिम बंगाल में समझिए कि 50 लाख के आसपास कटे हैं, तो उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ कटे तो भाजपा ही हतप्रभ रह गई। बीजेपी को ही लगने लगा कि ये कहाँ क्या गड़बड़ी हो गई, जो पंकज चौधरी को मंच से कहना पड़ा, स्वयं मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि एसआईआर को लेकर कार्यकर्ताओं को थोड़ा ठीक से मशीनरी को काम करना पड़ेगा पार्टी की। तो आप ये समझिए कि कहीं कहीं अखिलेश यादव कुछ ऐसे गेम जो है वो खेल जाते हैं जहां पे भाजपा थोड़ी असहज हो जाती है। लेकिन हम्म। ये भी मैं कहूंगा कि इतना भी वो गेम नहीं खेल रहे हैं कि यूपी जीत ही जाए एक तरीके से। हाँ, उनके पास मान लीजिए 37 सांसद इस बार हैं, इस कारण वो आत्मविश्वास से लबरेज है। वही मेरे से कोई पूछ रहा था कि ये आईपैक का खर्चा ये कहाँ से देंगे, उन्हें तो तेजस्वी ने भी भगा दिया था, इतने पैसे ही नहीं है हमारे पास। मैंने बोला भाई, यूपी है, 37 सांसदों में भी बांट दिया जाएगा, इतने इतने आपको देने हैं तो वहां से भी आ जाएंगे कुछ ना कुछ। इसी तरह का सिस्टम चलता ही रहा है वहां। तो हमने देखा है कि टिकट, बिहार में तो टिकट कटने के पैसे देकर भी एक का टिकट नहीं हुआ। वो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र का वो प्रत्याशी होने वाला था, वो तो कपड़े फाड़ के राबड़ी देवी के आवास के बाहर जो है वो नाचने लगा। यूपी में ये सब समस्या नहीं आएंगी क्योंकि 400 सीटें हैं। आप बेच भी हम्म। देंगे कुछ, तब भी मेरिट के आधार पर भी देने के लिए आपके पास बहुत बच जाता है। और वहां पे अखिलेश यादव गठबंधन में जो मोल भाव वाला जो होता है उसमें ऊंची कुर्सी पर बैठेंगे, कांग्रेस को दरी बिछा के नीचे बिठाएंगे जब वो निगोशिएशन होगा और बातचीत होगी तो। क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र हम ये जो हारे हैं, उसके बाद से वो उस हम्म। स्थिति में है नहीं कि मोल भाव कर सके। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने कांग्रेस और इनका गठबंधन की बात कर दी, तो देखिए कॉन्फिडेंस की कितनी कमी है। यही अखिलेश यादव और कांग्रेस के लोग अभी
ये उड़ाने में लगे हुए थे कि उनकी बहन जी से यानी मायावती से बात चल रही है, मायावती साथ आ सकती हैं एक बार फिर। लेकिन अब तो मायावती ने साफ कर दिया कि नहीं भाई, हम हर सीट पर बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। तो अब ये साफ हो चुका है कि एनडीए, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस और अखिलेश का गठबंधन। मायावती अगर मैदान में मजबूती से, जो कि इस बार, और ये भी इनपुट है कि वो बड़े संख्या में मुसलमानों को टिकट देंगे, क्योंकि पहली बार बसपा की राजनीति में बहन जी ने मुसलमानों के साथ सम्मेलन स्पेशली करना शुरू किया। उसके पहले वो तिलक तराजू वाला ड्रामा तो करता रहा, तो होता ही रहा है। ये कैसे देखते हैं आप? और इनके पीडीए के मुलम्मा, ये क्या बसपा उतार नहीं देगी? सर बसपा दो चीजें हैं। एक तो हम्म, बसपा ने अपनी गलती बहुत जल्दी ठीक कर ली, जो आकाश आनंद को उन्होंने बाहर का रास्ता मायावती ने दिखाया था, कुछ ही महीनों यस, बाद फिर वापस लाकर उन्हें काम पर लगा दिया। मैं कह रहा हूं, अगर बसपा के सामने चुनौती सपा या भाजपा या फिर कांग्रेस नहीं है, बसपा के सामने चुनौती वो नगीना वाला चंद्रशेखर रावण है। क्योंकि वो भी खुद को जिस जाति की प्रतिनिधि बसपा स्वयं को बताती रही है, या जिस जाति का ठेका एक तरीके से कह लें, एक वो क्षेत्रीय पार्टियों का एक होता है ना, हम एमवाई के हैं, हम इसके हैं, उनके हैं, तो चंद्रशेखर रावण भी वही वाली राजनीति करता है। और अब जब मायावती सॉफ्ट होती चली जा रही है, तो वो एक कट्टर किस्म की राजनीति करने के लिए उभर आया है। तो उनके सामने बड़ी चुनौती ये है। और चंद्रशेखर रावण को टक्कर मायावती नहीं दे सकती है। उसके लिए युवा चेहरा जो आकाश आनंद है, उनको उतरना पड़ेगा ग्राउंड पर। उनको कम से कम एक साल में सारी विधानसभा सीटें जो है वो टच करनी होंगी, तब बसपा का मुझे लगता है कुछ हो सकता है। हाँ, भीड़ पूरी जुटती है उनकी रैलियों में। अभी अभी पिछले साल जो कांशी राम की जयंती को लेकर मायावती ने जो रैली की थी, वो बहुत विशाल रैली थी। एक बार बहुत, फिर से मैं तो लगा था था। कि जी जी, इनके पक्ष में गोलबंदी जो है वो फिर से मजबूत हो रही है, ऐसा लगा था। लेकिन मायावती जब जब निकलती है, तो तब तब जन समूह उनके साथ रहता है। लेकिन समस्या ही तो सर यही है कि मायावती निकलती ही नहीं है। तो मायावती ने फिर भी किसी तरीके से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में 20 से 20-25 रैलियां लगभग कर दी थी। तो इस बार मायावती को भी, जब लालू यादव 2015 में और नीतीश कुमार 100 से अधिक रैलियां कर सकते हैं, तो मुझे लगता है मायावती भी कर सकती है। इसमें कोई समस्या नहीं। उन्हें कम से कम मायावती अगर 100 विधानसभा सीटें टच करती है, तो समझ लीजिए कि बसपा गेम में वापस आ जाएगी। और उन्होंने बजाते ये ऐलान कर दिया है कि हम भाजपा के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। और मुसलमानों को एक तरीके से उन्होंने भरोसा जताया, मतलब मुसलमानों का भरोसा वापस जीतने की कोशिश की है। और 2007 में जब बसपा जीती थी, इन्होंने दलितों के साथ एक ब्राह्मणों वाला गठजोड़ जो है वो तैयार किया था। इस बार भी आप देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद के सहारे समाजवादी पार्टी भी वही करने की कोशिश कर रही है। कल अफवाह उड़ा दी गई कि पुलिस पहुंची है, पुलिस पहुंची है। और वहां पर देखा गया तो कोई पुलिस नहीं थी। वहां तो सपा नेता पहुंच रहे थे लगातार, लाइन लगा लगा के। सांसद वहां पे नतमस्तक हो रहे हैं, और बाहर उनके बॉडीगार्ड्स थे, जिन्हें इन्होंने समझ लिया कि शायद पुलिस पहुंच गई है, पुलिस पहुंच गई। तो अभी सिंगापुर में है योगी आदित्यनाथ, वो दौरा, उसे माइलेज न मिले, फुटेज न मिले, जो निवेश हो रहे हैं उस पर बात न हो, उसके लिए ये पूरा अभी मुक्तेश्वरानंद वाला मुद्दा जो है वो क्रिएट किया गया है, ये बिल्कुल, फैब्रिकेट किया गया है। जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये साफ है कि चाहे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, उसी के साथ लॉ एंड ऑर्डर, बेटी, बहू, बहन, इनके सुरक्षित होने की बात हो, या केंद्र की हर एक योजना का 100% लागू होना हो और बेहतर तरीके से। मैं एक उदाहरण केवल रखता हूं। 4 दशकों से ज्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश और खासतौर से जो गोरखपुर, महाराजगंज और ये इलाके हैं, इसी के साथ साथ बिहार के एक अच्छा खासा इलाका और नेपाल का जापानी इंसेफेलाइटिस साहब, 4 दशकों से जैसे ही सीजन आता था, क्या तबाही मचती थी। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। मेरा गृहनगर भी गोरखपुर ही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन केवल और केवल कोई तूफान नहीं बरपा, कोई हाईटेक प्रोजेक्ट नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल जो केंद्र की योजना थी, सैनिटाइजेशन प्रॉपर तरीके से, खुले में शौच का बंद हो जाना, अनर्गल पानी नहीं लगना, वैक्सीनेशन होना, और आज शून्य है जापानी इंसेफेलाइटिस। तो विकास के एक तरफ काम, और दूसरा सनातन का पुष्टिकरण, सनातन का एनरिचमेंट, जिसके ब्रांड एम्बेसडर योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई हो नहीं सकता। तो ये जो समुच्चय एक साथ आता है, और क्या चाहिए जनता को, और उत्तर प्रदेश ने यही अपनाया। और 32 साल के बाद, 5 साल सरकार चलने के बाद, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार वापस आई।
तो 27 में कम से कम इस धरातल पर विपक्ष कहाँ खड़ा है और बहन जी उसमें क्या खेला कर रही हैं, ये सबको पता है। आखिर बहन जी किसके गठरी में से 2-4 भी अगर उठाएंगी तो वो गठरी सामने अखिलेश यादव की है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और वो भी तब जब बहन जी ने उसी रैली में योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि योगी आदित्यनाथ ने वाकई, भले उन्होंने यही कहा कि हमारे स्मारकों पर वो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रिश्ता कुछ ना कुछ तो कहता है। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष में रहते हुए अगर किसी के राष्ट्रवादी राजनीति का चेहरा देखना है तो ये भी मायावती में आप पाएंगे। कभी सनातन के प्रति कोई विद्वेष नहीं, कभी सेना का अपमान नहीं, कभी भी देश के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि जब हुआ है वो तन के देश के साथ खड़ी हैं। तो निश्चित तौर पर मायावती का एनर्जेटिक होके लड़ना बबुआ को भारी पड़ने वाला है। और बबुआ के साथ एक चिर हमारे युवा जो अभी तक प्रक्षेपित हो रहे हैं, राहुल गांधी, उनका क्या होगा ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन सनातन और विकास और आधुनिकता, इसका अगर कोई शानदार उदाहरण है तो योगी आदित्यनाथ और उनका उत्तर प्रदेश। अनुपम जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा अगर आपको थोड़ी भी सार्थक लगती है तो इसे आगे बढ़ाइएगा और बेल आइकन चैनल का जरूर दबाइए ताकि अनुपम जी अगली बार आए तो उसकी सीधे नोटिफिकेशन आपको मिले। चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक और शेयर तो आप करते ही हैं, इसलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। अनुपम जी, बहुत जल्द एक बार फिर आमंत्रण देंगे हम जी। आपको। तो आज समय देने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं तक। मुझे यानी अवनीश और अनुपम जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।